और दिल्ली बम धमाके पर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अल फलाह के पास ही डॉक्टर उमर की सीक्रेट बम लैब थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि डॉक्टर उमर सीक्रेट बम लैब में बम बनाता था। अल फलाह के पास डॉक्टर उमर ने घर पर बम लैब बनाई थी, ये सूत्रों का कहना है। पाक हैंडलर से जानकारी मिली, बम बनाता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही ये जो डॉक्टर उमर है, ये बम लैब में बम बनाया करता था। दिल्ली बम धमाके पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह के पास ही डॉक्टर उमर की सीक्रेट बम लैब थी और अल फलाह के पास डॉक्टर उमर ने घर पर लैब बनाई थी। पाक हैंडलर से जानकारी इसकी मिली और बता दें आपको कि ये बम यहाँ पर बनाता था। पाक हैंडलर से मिली जानकारी से यहाँ पर उमर बम बनाता था, यानी कि सरहद के उस पार पाकिस्तान से तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे इस जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे होते जा रहे हैं और देश के अंदर बैठ के देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ये डॉक्टर्स कर रहे थे। इसीलिए व्हाइट कॉलर टेरर के अब एक एक पहलू जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, एक एक परत जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से, आतंकियों से यहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि बताया जाता है कि डॉक्टर उमर जो है वो बम बनाने में एक्सपर्ट था और सरहद पार जो पाकिस्तान के हैंडलर्स थे वो बम बनाने की जानकारी देते थे और उसी के मुताबिक फिर यहां पर बैठकर अपनी सीक्रेट बम लैब में ये डॉक्टर उमर बम बनाता था। और देखिए, ये सीक्रेट लैब अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास में ही बताई जा रही है। सूत्रों का ये कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही अपने घर में इसने सीक्रेट बम लैब बनाई थी और यहां पर बैठकर डॉक्टर उमर जो है वो बम बनाया करता था। और देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स के गायब होने की भी खबर सूत्रों से आई थी। कई डॉक्टर्स, डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें, डॉक्टर नासिर की बात करें, डॉक्टर तमाम अलग अलग डॉक्टर्स की बात की जाए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही इनके ताल्लुक सामने आए हैं। इनका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया और यही वजह है कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। यहाँ पे मौजूद जितने भी और डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, उन सब से भी अब पूछताछ हो रही है, क्योंकि सभी अब सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, काम कर रहे डॉक्टर्स हो या इंटर्न्स हो या बच्चे हो, सभी के सभी किन किन की किससे बातचीत होती थी, सभी के कॉल लॉग की बात की जाए, सभी के नेटवर्क की बात की जाए, तो वो खंगाले जा रहे हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर नासिर और डॉक्टर उमर से जुड़े लोगों की भी जांच हो रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, दिल्ली धमाके में अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एंगल से जांच हो रही है। वॉल्फ अवर की बात सामने आई है, वॉल्फ ग्रुप की बात सामने आई है और साथ ही साथ डॉक्टर शाहीन किस तरह से लोगों का, महिलाओं का खास तौर पर ब्रेन वॉश करती थी। क्योंकि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया था कि डॉक्टर शाहीन जो है वो यहाँ पर जैश की महिला विंग के कमांडर है और यही वजह है कि वो यहाँ पर महिलाओं का ब्रेन वॉश करके इस गतिविधि में शामिल करने के लिए महिलाओं को भी और हमारे संवाददाता अविनाश भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार बड़ी खबरें और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब जो ये नए व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है, नए व्हाट्सएप ग्रुप की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, इन तमाम आरोपियों से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, उस पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और चूंकि जो पूछताछ हुई है और जो इनका चैट बॉक्स जो खंगाला गया है, उसमें एक नई जानकारी सामने आई है कि इन सभी आरोपियों ने वुल्फ पैक नाम का एक ग्रुप बना रखा था। अब सोचिए कि ये कितने शातिर थे कि वुल्फ आवर में अटैक की प्लानिंग करते थे, यानी कि जो समय होता था वो रात 11 से लेकर 2 का होता था, क्योंकि जो इनका चैट बॉक्स मिला है, उस चैट बॉक्स में जो मैसेजेस थे वो रात 11 से लेकर 2 बजे के बीच के थे। वुल्फ पैक नाम से शाहीन ने ग्रुप बना रखा था, वो खुद इस ग्रुप की एडमिन थी और इसको ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स थे वो अल्फा के नाम से पुकारते थे। चूंकि जो पैटर्न था, ये अपने सहयोगियों को, अपने दूसरे साथियों को ये सिखाती थी कि भेड़ियों का पैटर्न अपनाओ हमले के लिए, कि किस तरीके से भेड़िया घात लगाकर हमला करता है और कोई समझ भी नहीं पाता। चूंकि उसमें जो भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था वो सभी कोडवर्ड हुआ करते थे। हालांकि देखिए, इससे पहले भी यूपी एटीएस ने जब इनके कोड को डिकोड किया था तो उसमें भी ये जानकारी सामने आई थी कि इन्होंने एक टीम डी बना रखा था, यानी कि डॉक्टरों की
की जो पूरी फौज थी, चूंकि ये बात पुख्ता होती इसलिए भी दिख रही है क्योंकि अभी 200 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो यूपी एटीएस की राडार पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके इरादे थे वो बेहद खतरनाक थे, क्योंकि देश के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी थी। जैश के साथ संबंध होना, जैश की महिला विंग की कमांडर होना अपने आप में बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से शाहीन ने इस ग्रुप को एक्टिव किया था, चूंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी दे दें कि जो शाहीन का भाई परवेज था, जो कि यहाँ पर इंटीग्रल में सीनियर रेजिडेंट था, वो पिछले 1 साल से नाइट ड्यूटी करता था। नाइट ड्यूटी करने का मकसद बिल्कुल साफ था कि ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स थे उनको रात के समय एक्टिव करना। चूंकि देखिए, सबसे एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी नाइट ड्यूटी पसंद नहीं करता है, लेकिन कोई व्यक्ति पिछले 1 साल से इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी कर रहा था, तो मकसद बिल्कुल साफ था कि शाहीन के हर इशारे को, शाहीन के हर मैसेज को ग्रुप के बाकी मेंबर्स तक, जो दूसरे साथी हैं उनको किस तरीके से पहुंचाना है, एजेंसियों की नज़र से किस तरीके से बचना है। चूंकि देखिए, जो इनका ये अनपढ़ आतंकी नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, इंटेलिजेंट थे। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके इरादे थे, जो इनका पैटर्न होगा वो भी खतरनाक होगा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अभी परवेज से, शाहीन से, दूसरे आरोपियों से पूछताछ जारी है एजेंसियों की, और जैसे जैसे ये पूछताछ आगे बढ़ेगी इसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। अविनाश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये पढ़े लिखे लोग थे, पहले कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर हमने पहलगाम देखा, फिर कहा जाता था कि आतंकवादी वो लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इस बार दोनों ही पैटर्न हमने इसी साल में देखा कि देखने को मिले हैं। और अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, यानी कि डॉक्टर उमर का एक और ये बात भी सामने आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही एक सीक्रेट लैब थी, वहां पर वो बम बनाता था, सरहद के उस पार बैठे लोग उसे बताते थे कि किस तरह से बम बनाना है, और फिर उसी तरह से डॉक्टर उमर जो है वो बम बना रहा था। और यही वजह है कि इतना भारी संख्या में विस्फोटक भी लगातार बरामद हो रहा था। बिल्कुल, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पढ़े। अविनाश, अब हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी। फरीदाबाद जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की फंडिंग उजागर हो गई है। बड़ी खबर, शाहीन पर 30 लाख से ज्यादा की फंडिंग जुटाने के आरोप है, विदेशी नेटवर्क से फंडिंग जुटाने के आरोप है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से फंडिंग जुटाई गई। डॉक्टर परवेज भी फंडिंग नेटवर्क में सक्रिय था। ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो देखिए, सिर्फ भारत में मौजूद डॉक्टर्स ही नहीं इसमें शामिल थे, सरहद के उस पार दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में और दूसरे देशों में मौजूद डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे। फरीदाबाद जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की फंडिंग सामने आ गई है। अविनाश, जिस तरह से हम हर एंगल पे जांच की बात कर रहे थे और हर एंगल जैसे जैसे खुलता जा रहा है वैसे वैसे बड़े खुलासे, और ये बड़ी खबर सामने आई है कि डॉक्टर्स की फंडिंग जो है वो 30 लाख से ज्यादा की डॉक्टर शाहीन की सामने आई है। और बताया जा रहा है कि सरहद के उस पार मौजूद जहां से फंडिंग आ रही थी वो लोग भी डॉक्टर्स थे। बिल्कुल, देखिए, जिस ग्रुप को संचालित कर रही थी शाहीन, उसको चलाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए फंड की ज़रूरत थी, बम बनाने के लिए, केमिकल्स लाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो शाहीन थी, उन महिला आतंकियों को, उन महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश करती थी जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर होती थी। उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी पैसा इनको देना पड़ता। तो उसके लिए फंडिंग जुटाई गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बात सामने आ रही है कि जो कश्मीरी मूल के डॉक्टर थे वो फंडिंग का जरिया थे। और ना सिर्फ कश्मीरी मूल, बल्कि चूंकि अब जैश ए मोहम्मद इसमें शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि जब एजेंसियां इस चीज़ को खंगालेगी, इनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जाएगा, तो इसके कनेक्शन सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से भी देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से जैश ने इनको फंडिंग की है। और चूंकि देखिए, वहाँ से डायरेक्ट फंडिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, फंडिंग के कई रास्ते हैं, जैसे कि दुबई हो गया। चूंकि इससे पहले भी जब कई आतंकी कनेक्शन को खंगाला गया था, तो ये बात सामने आई थी कि दुबई हो गया। इसके अलावा गल्फ कंट्री के जो तमाम देश थे, साथ ही में नेपाल, चूंकि आपने देखा कि धर्मांतरण केस में किस तरीके से फंडिंग हुई थी। तो निश्चित तौर पर, और देखिए, जब इनके कनेक्शंस को खंगाला जाएगा तो हो सकता है कि इनके कनेक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े भी। तो ये फंडिंग बहुत नई बात और बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात इसमें यह है कि चूंकि सारे पढ़े लिखे थे। हालांकि देखिए, ये भी सच है कि ये पहली बार नहीं है कि जब किसी आतंकी धमाके में किसी पढ़े लिखे आतंकी व्यक्ति का नाम आया हो। इससे पहले
भी, चाहे हम सिमी की बात करें या फिर जो स्लीपर सेल्स हुआ करते थे जिनको इससे पहले बस्ट किया गया था, तमाम आतंकी पकड़े गए थे जो काफी पढ़े लिखे होते थे। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अनपढ़ ही आतंकी बनते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी आतंकी बनते हैं। और इस बार जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें तमाम आरोपी हैं, सभी के सभी डॉक्टर्स हैं, इसे उस बात को साबित करता है। बिल्कुल अविनाश, ये उस बात को साबित भी करता है और कई सवाल भी खड़े करता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।